नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ प्रारब्ध जी की रचना। आज जनवरी का एक सर्द दिन था। शरद अपने ऑफिस में बैठा काम में लगा हुआ था कि अचानक फोन बज उठा। उसने नाम देखा तो जरा नजर दोबारा स्क्रीन पर करते हुए फोन उठा लिया। क्या? हेलो पापा। पापा बोल रहे हो? सुनते ही शरद के होठों की मुस्कान तीव्र हो उठी। बोलो बेटा, पापा ही बोल रहे हैं। पापा आज ने हमने पता है काशिका काशिका। उसने फोन अब लाउड स्पीकर पर कर लिया था। बात करते हुए वह अपना काम भी कर रहा था। आज पापा हमने सिगरेट पिया। शरद की 3.5 साल की बिटिया ने उत्साह से ये बात कही तो उसके हाथ तुरंत अपनी जगह पर ही जम गए। क्या सिगरेट? गंदी बात पीहू, ऐसे नहीं बोलते बेटा। अले हमने पिया सिगरेट। उसकी दृढ़ता से एक बार फिर शरद के हाथ आगे चलने बंद हो गए। माँ कहाँ है बेटा? माँ खाना बना रही है, वो बड़े प्रेम से बोली। पल ई कहते हुए वो अचानक खास पड़ी थी। अब तो शरद की जान मुँह को आ गई थी। अब तक कुछ शक उसके दिमाग में कौंध रहे थे जो इस एक खांसी के कारण जाने कौन कौन सी संभावनाएं जोड़ने लगे थे। शरद को याद था कि कल देर रात तक फोन चलाते हुए जब उसे तलब लगी थी तो उसने करीब 2 या 3 बजे अपनी सोती बीवी का हाथ खुद पर से हटाया और अपने टेबल कुर्सी की ओर बढ़ गया। वहां ड्रॉर से एक चाबी निकालकर उसने टेबल के नीचे वाली दूसरी ड्रॉर खोली। ये करते हुए उसकी नज़र पत्नी और उसके साथ सोती बेटी पर पड़ी तो उसने तुरंत हटा ली थी। ये करते हुए हमेशा ही एक चोरों वाला हाल रहता था उसका। इस तरह से सभ्य था वो, पर पता नहीं क्यों उसकी इसी एक आदत को पत्नी अपना नहीं पा रही थी। बस एक यही आदत। तब भी जितना होता खुद पर काबू रखता था वो। कल रात ही उसे कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा था तो पहले फोन से मन बहलाने की कोशिश करी और नहीं हो पाया तो उठ ही गया। क्या उससे ड्रोल खुली रह गई थी? हाँ, कल कश लगाने के बाद नींद भी तो जल्दी आने लगी थी। कल जल्दबाजी में क्या कुछ बाहर छूट गया था? कहीं सिगरेट का डब्बा ही तो। हाँ, उस ओर से दोबारा जोर से खांसने की आवाज आई थी। पीहू। शरद अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ अब कांप रहे थे। क्या अपनी एक छोटी सी आसक्ति के चक्कर में अपनी बच्ची की जान खतरे में डाल दी थी उसने? बेटा, वो अपनी जगह से तुरंत खड़ा हो चुका था। उस ओर पीहू केवल खांस रही थी। बोलने का प्रयास करती तो एक शब्द भी न कह पाती। आवाज गले में दबकर रह जाती थी। इस ओर शरद अपना दम घुटता महसूस कर रहा था। बेटा, 1 मिनट बस, पापा आ रहे हैं। उसने भयाकुल आंखों से फोन काट दिया था। तुरंत कदम ऑफिस से बाहर बढ़ा दिए और साथ ही घर के लैंडलाइन पर फोन मिला दिया। उसका घर कंपनी की स्टाफ कॉलोनी में ही था। इस समय मैनेजर की पोस्ट पर वो कार्यरत था। हर तरफ से योग्य, पर आज उसकी एक आदत उसे दुनिया के सबसे बेबस इंसान साबित कर रही थी। अरे कितना कहती थी अरुणिमा कि छोड़ दो इसे। एक बार तो वो अपने घर भी लौट गई थी, पर अपनी कमजोरी का कुछ न कर पाया शरद। वो लैंडलाइन पर फोन तो मिला रहा था, पर 2 बार बजने के बाद भी फोन न उठा पाया था। ओहो, फोन उठाओ न। शरद ऑफिस से निकलता हुआ जोर से चिल्लाया तो उसके नीचे काम करने वाले वर्कर और सुपरवाइजर भी उस ओर देखने लगे थे। तेजी से बाहर निकलते हुए वो अपने असिस्टेंट से बोला, मोहन काम संभालना। उसकी ऐसी हिली हुई आवाज सुनकर एक बार को तो सब अचरज में थे। जरूर कुछ बहुत बड़ी दिक्कत थी। शरद तो लगातार फोन मिलाए जा रहा था। आज उसकी बेटी ने पहली बार फोन मिलाया था अपने पापा को। पहले तो उसे लगा था कि अरुणिमा ने पकड़ाया होगा, पर नहीं, वो उसने अपने आप मिलाया था। वो लगभग भाग रहा था। बाहर निकलते हुए मशीन में अपना कार्ड भी पंच नहीं किया था उसने। समय नहीं था। 5 मिनट के अंदर ही अपने यूनिट से बाहर निकलकर दूसरी यूनिट में घुस चुका था वो। अब तक 3 बार रिंग जा चुकी थी, पर फोन न उठा था। शरद जानता था कि अरुणिमा खाना बनाने में व्यस्त होगी।
और चौका जरा अंदर की ओर है, जबकि कंपनी के द्वारा अलाउड हुआ पुराना लैंडलाइन हॉल में रखा था। पीहू ने फोन किया था तो टीवी की आवाज उस तक पहुंच रही थी। ऐसे में तो सुनाई देना और भी मुश्किल था। उफ, ये क्या हो गया था? वो तेज धड़कन के साथ खुद भी दौड़ रहा था। उसका दिल बाहर निकलने को था। कॉलोनी में घुसते हुए मंदिर के सामने से होकर गुजरा तो आज उन मूर्तियों को भी उस पर दया आ जाती। अरे, अरुणिमा ने यही तो कहा था कि पहले वो ये आदत छोड़ दे, तभी उसे पीहू को गोद में दिया जाएगा, वरना नहीं। उस समय तो उसकी हर बात मानते हुए अपनी बच्ची को पहली बार गोद में लेने के लिए उसने हाँ कर दी थी। उसके बाद जब हाथ नशे की ओर बढ़ता तो आत्मा मना करती कि नहीं। एक तरह से अपनी बेटी की कसम देकर अरुणिमा ने वो आदत छोड़ने को कहा था, पर जब काम को लेकर कुछ ज्यादा ही तनाव रहने लगा तो उसने फिर से सिगरेट के धुएं का सहारा लिया। आखिर ऑफिस में चलती राजनीति और वहाँ की पेचीदगियां अरुणिमा कहाँ तक समझ सकती है। हर तरफ से शरद के काम को नीचा दिखाने की कोशिश, कम उम्र में ऊंचे पायदान पर बैठ जाने के कारण लोगों को उससे होने वाली जलन, उसके काम में निकलते रोज रोज के खोट से तो अब उसके काम पर सच में असर पड़ने लगा था। इस सब से परेशान होकर उसने एक बार फिर धुएं की राह चुनी थी, पर आज लगता था वो कसम तोड़ना भारी पड़ गया। बचपन में जाने कितनी बार माँ की झूठी कसम खाई और तोड़ दी थी। जब तब कुछ न हुआ तो अब क्या होता? पीहू की उस कसम को तोड़ने के बाद वह अपने मन को समझा लेता था, पर आज लगता है जिंदगी उससे दूर जा रही थी। हेलो, दूसरी ओर से अचानक फोन उठा था। हेलो अरुणिमा, पीहू वो भर्राए गले से बोला। शरद, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आवाज कट रही थी शायद। लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल मोबाइल आने के बाद तो ना के बराबर हो गया था। ऐसे में उससे बस कंपनी के ही कामों से बात होती थी, घर में कुछ मरम्मत करवाना हो या किसी और सहायता के लिए। हेलो शरद। अरुणिमा, पीहू के पास जाओ तुरंत, उसकी जान खतरे में है, वो लगभग चिल्लाकर बोला। अब तक तो बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। ऊपर से उतरते उसी के पास रहने वाले बच्चे के लिए इन अंकल को ऐसा देखना काफी आश्चर्यजनक था। ये इतने गुस्से में भी हो सकते थे क्या? शरद तेजी से करीब 2-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़ता हुआ जा रहा था। पीहू, वो तो अंदर है, जाओ ना अंदर, कहते हुए शरद ने अचानक अपने दरवाजे को जोर से धक्का मारा था। अंदर से बंद होने के कारण वो न खुला, पर आवाज काफी तेज थी। वह जोर से उसकी कुंडली बजाने लगा। अरे खोलो इसे, उसकी आवाज में तड़प थी। जाने पीहू का क्या हाल होगा अंदर। 2 पल में ही अरुणिमा ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था। उसकी भी धड़कन तेज थी। शरद ने ऐसा तो कभी न किया था। आंखें और मुंह लाल था, मानो काफी बुरा हुआ था उसके साथ। क्या हुआ पीहू? वो भागता हुआ अंदर की ओर बढ़ गया। कमरों के बीच बने गलियारे से गुजरता हुआ वो सीधे अपने कमरे में पहुंचा। पीहू वहां वहां न थी। पीहू, वो रोता हुआ काफी जोर से चिल्लाया। क्या हुआ आपको? पीहू, वो अब कांपने लगा था। आवाज क्षीण सी होती जा रही थी। पीहू बाहर आते हुए चलता चलता वो घुटनों पर गिर पड़ा तो अरुणिमा को और अधिक चिंता होने लगी। वो भी उसे संभालते हुए नीचे गिर पड़ी। शरद, क्या हुआ पीहू को? अरुणिमा की आंखों में भी अचानक आंसू भर आए थे। शरद की ये हालत तो उसने बुरे से बुरे हालात में भी न देखी थी। घर की दिक्कत हो या बाहर की, उसे किसी को बताना ज्यादा पसंद नहीं था। बोलो न माँ, माफ कर दो अरुणिमा, मैंने उसकी कसम तोड़ दी, पीहू की कसम तोड़ दी। और वो शरद की आवाज उसके रूंधे गले से दबकर रह गई थी। अपने बच्चे का ही सगा नहीं हो पाया मैं। अरुणिमा के हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर वो भरी आंखों के साथ बोल रहा था। अब तो मानो दुनिया खत्म सी ही लग रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है पीहू? इस बार अरुणिमा ने आवाज लगाई। अचानक हॉल के पास बनी बालकनी के जाली वाले दरवाजे की बंद होने वाली आवाज आई। कुछ ही पलों में गलियारे के छोर पर छोटी सी पीहू का अक्ष
अरुणिमा को दिखा और उसने अपनी भरी हुई आंखों को पोंछा, उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। पीहू आओ इधर, पापा आ गए। वो उत्साहित से दौड़ती हुई तुरंत शरद के गले लग गई। शरद तो अब भी कुछ सोचने की स्थिति में न था। पीहू, उसके हलक से हल्की सी आवाज निकली। उसने अपने गले लगी पीहू को पकड़कर और कस लिया। पापा आ। वो एक बार फिर जोर से खांसी तो शरद का दिल दोबारा अपनी श्रेष्ठतम गति पर हो चला। इसे डॉक्टर के पास ले चलो अरुणिमा, इसने सिगरेट पी है। वो उसे कसकर खुद से चिपकाते हुए बोला। सॉरी पीहू, तुम ठीक हो जाना प्लीज। बार बार उसे चूम लेता। इधर अरुणिमा के लिए कुछ भी समझना मुश्किल था। पीहू भी कुछ डरने लगी थी। उसके पापा का ऐसे हाल में जब उसकी माँ ने ही नहीं देखा तो उसका देखना नामुमकिन था। पर इतने में शरद उठ खड़ा हुआ। वो फिर से तेज कदमों के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगा। अरुणिमा ने दौड़कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करी। रुको पहले, क्या हुआ है? ओह, इसने सिगरेट पी ली, खांस रही है बुरी तरह। देखा नहीं तुमने? इसकी जान को खतरा है। वो दोबारा बाहर की ओर बढ़ने लगा। सिगरेट? यहाँ कैसे आई सिगरेट? अब वो अपने गुनाहों पर मानो झल्ला उठा। अरे यार, हाँ मेरी गलती है, मैंने कसम तोड़ दी। मैंने सिगरेट को नहीं छोड़ा और देखो आज इसने क्या कर लिया। उसकी आवाज में अपने लिए घृणा साफ थी। अरे कुछ नहीं है ऐसा, जाने क्या सपना देखा है, छोड़ो उसे। अरुणिमा ने शरद का हाथ पीहू पर से हटाया पर शरद इस बार और ज्यादा झल्ला उठा। तुम बात क्यों नहीं मान रही हो मेरी? उसने मुझे फोन किया, बोली सिगरेट पीना सीख लिया और फिर खांसने लगी बुरी तरह से। पीहू ने फोन किया, उसे आता भी है। अरुणिमा पीहू को अब अपने हाथों में लेने लगी थी। अरे तुम मानो न, वो परेशान होकर बोला। अभी उस सब का टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास ले चलो इसे। ले चलेंगे, पहले पानी पी लो चलकर। पीहू को एक बाह में लिए वो दूसरे हाथ से शरद का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी। अरुणिमा चुप रहो, मेरी बात कभी माने आपने? मैंने कहा कि आदत छोड़ दो, तब भी नहीं माने। अब शांत बिल्कुल। इस नशे ने दिमाग ही खराब कर डाला है। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। घर में मचती इस चिल पुकार में पीहू भी डर चुकी थी। वो अपने माँ से कसकर चिपकी हुई थी। अरुणिमा दोनों को लेकर अपने कमरे में गई और शरद को बिस्तर पर धकेल दिया। यही बैठना कहते हुए उसने पीहू को भी उसके पास ही बैठा दिया। देखो बिल्कुल ठीक है आपकी बेटी, आती हूँ मैं, उठना बिल्कुल मत, एक सख्त आवाज में बोलकर वो पीछे मुड़ गई। इतनी जल्दबाजी में सब होने के कारण अब शरद की शक्ति मानो क्षीण सी होने लगी थी। पैरों में कपकपी अब तक थी, पर पीहू कैसे शांत बैठ लेती। वो उस ऊंची बिस्तर पर उल्टी लेटी और धीरे धीरे उतरने लगी। ऐसे में उसका पैर शरद के हाथ से टकराया तो शरद का भी ध्यान अब पीहू पर गया। उसे देखते ही शरद को अरुणिमा की बात याद आई कि ठीक है वो। उसने तुरंत पीहू को उठाकर अपने गोद में ले लिया। उसे एकटक ऊपर से नीचे देखने लगा, कभी हाथ टटोलता तो कभी चेहरा। पीहू भी इस बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। का कल ले हो पापा, गंदे पापा होले हो क्या, जो कुछ घड़ियों पहले एक शब्द भी ठीक से नहीं निकाल पा रही थी। उसके मुंह से ये शब्द सुन शरद ने पीहू को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों के आंसू जो उसने बेमुश्किल रोक रखे थे वो अब बहने लगे थे। अपने बच्चे को बार बार चूम लेता और उसे सहलाता रहता। उसकी मजबूत पकड़ में दबी पीहू को ऐसे में बेचैनी होना लाजमी था। इतने में शरद के आंसुओं को महसूस कर वो चीख पड़ी, माँ पापा लीक कर ले हैं, नल वाले अंकल को बुलाओ। ऐसे में शरद के आंसुओं को महसूस कर पीहू चीख पड़ी, माँ पापा लीक कर ले हैं, नल वाले अंकल को बुलाओ। उसके कहने पर शरद अंततः हर्ष ही पड़ा था। उसने पीहू को आगे करके एक नज़र देखा और आंखें एक बार फिर लबालब हो उठी। तुरंत ही दोबारा उसने पीहू को खुद से सटा लिया, पर सांस लेने के चक्कर में नाक से आवाज़ हुई तो पीहू मिचल गई। माँ पापा नाक पोंछ ले हैं, वो चिल्लाकर हाथ पैर मारती हुई बोली। माँ बचाओ। कोई बात नहीं बेटा, पापा पागल हो गए हैं, शरद उससे चिपका हुआ ही बोला।
हाँ ये तो है। सामने से हाथ में गुनगुना पानी लिए अरुणिमा आ रही थी। उसने ग्लास साइड स्टूल पर रखा और पीहू को जरा अलग करने लगी। इधर तो देखना जरा। वो शरद की आंखों में देखना चाहती थी, पर शरद अब नजर उठा कैसे लेता। डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पीहू को। डॉक्टर? क्यों? पीहू तुरंत पीछे पलटी थी। तुम्हें इंजेक्शन लगवाएंगे पापा। हैं? वो भोचंकी सी शरद को देखकर बोली। पापा? रोने लगी तो शरद तुरंत अरुणिमा को आंखें दिखाता हुआ बोला, नहीं ले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा डॉक्टर के पास। अले यार छोड़ दो। वो निकलकर बिस्तर के दूसरी ओर चली गई, जिससे सटी हुई एक खिड़की थी। बाहर आते जाते लोगों को देखना उसे पसंद था। अभी शरद उसे ही देख रहा था कि उसके कंधे पर कुछ गरम गरम महसूस हुआ। माँ, देखा तो भाप निकलता पानी था। पी लीजिए शरद बाबू। शरद ने नजरें झुकाते हुए थाम लिया। एक घूंट पिया तो उसमें अदरक और शहद का मिला जुला स्वाद था। उसने एक नज़र प्रश्नवाचक निगाहों से अरुणिमा की ओर देखा तो वो आंखें दिखाती हुई बोली, पूरा पीना। अरुणिमा सख्ती से बोली तो शरद ने भी गिलास दोबारा मुंह से लगा लिया। इसके बाद उसे ज़्यादा समय न लगा। अपनी ही हरकतों और चिंताओं को सोचते हुए कुछ ही क्षणों में गिलास खाली था और वो उठ खड़ा हुआ, पर अचानक ही शरद का हाथ पीछे खींच लिया गया था, जिससे वो दोबारा बिस्तर पर गिर पड़ा। क्या है ये? वो अरुणिमा को देखकर बोला, जो पीछे सटकर बैठी थी। पीछे खिसको, जाने दो। नहीं, अब क्या जाओगे? लंच होने वाला है कुछ ही समय में, जाने दो न। वो अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बोला, पर अरुणिमा ने भी इस बार दोनों हाथ से उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला अभी, अब थोड़े ही जाने दूंगी मैं। अरे यार, शरद की आवाज़ एक बार फिर हलक में ही अटक रही थी। जिस बात को वो करीब 2-2.5 साल से छिपा रहा था, आज उसके बारे में हर सवाल होने वाला था। अरुणिमा का भरोसा टूटते हुए वो नहीं देख सकता था। कुछ झुका हुआ सा बिस्तर से नीचे पैर लटकाए बैठा हुआ था। माथे की तनाव युक्त रेखाएं देखी जा सकती थी। धीरे धीरे उसे कंधों से पकड़कर लिटा लिया गया था, जिसका विरोध वो न कर पाया। अरुणिमा ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया था। जूते उतारकर पैर ऊपर करो। आवाज़ सुनकर एक बार फिर शरद यथार्थ में आते हुए उठने लगा तो पीहू, पापा के पैर ऊपर रख देना। अरे क्या है? कहते हुए शरद ने तुरंत जूते उतारकर अपने पैर ऊपर कर लिए। भोंदू राम हो, वो मुँह में बोली और जरा हाथ बढ़ाकर रजाई शरद को ऊपर तक उठा दी। शरद तो इस समय अरुणिमा की ओर देखना भी नहीं चाहता था। इससे अधिक शर्मिंदगी तो उसे कभी न हुई थी। इधर देखना जरा। शरद खिड़की की ओर ही देखता रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप का ताप भरा पड़ा था। शरद बाबू, अरुणिमा धीमी आवाज में उसका सर सहलाते हुए बोली, मेरी तरफ तो देखो। इस बार शरद ने तेजी से करवट ली और उसकी कमर पकड़कर चेहरा ही दुबका लिया, काफी कसकर। अरे सॉरी। अगले ही पल एक हल्की सी आवाज़ थी, जो खुद भी काफ़ी मुश्किल से बाहर आने का रास्ता बना पाई थी। अरुणिमा, जो अब भी उसका सर सहला रही थी, उसकी इस हरकत पर तुरंत बोली, अरे अब ऐसे मत करो, मैं डांट भी नहीं पाऊंगी। अब उसने भी सर पीछे टिका लिया और खिड़की की ओर देखने लगी। जरा मायूसी तो उसकी आवाज़ में भी थी। मैं नहीं पूछूंगी कि क्या महसूस हो रहा था आपको। आपके बिहेवियर से साफ था कि कितनी बुरी तरह से डर गए थे आप। आपकी ऐसी हालत मैंने कभी नहीं देखी। वो भी कुछ हल्की सी आवाज़ में ही बोल रही थी। इधर उसके हर शब्द पर शरद के आंसू निकल पड़ते थे। उसकी आंखों के सामने अपने वो भयाकुल पल दौड़ जाते। आपने जो महसूस किया न आज, भगवान वो चीज़ कभी किसी को न दिखाए। बाद में सिर्फ पश्चाताप ही तो बचता है। पर ये सब मैं तो कई बार फील कर चुकी हूँ न।
उसकी आवाज़ अब भर्रा गई थी। सॉरी। शरद ने उसे और कसकर जकड़ लिया। पीहू के टाइम में मेरे बेड के पास जो लेडी थी, उनका तो तीसरा बच्चा था। उनके हस्बैंड को देखकर डॉक्टर साफ साफ बोली थी, अब पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो आप। वो भी सिगरेट पीते थे। तो उनकी बीवी ने डॉक्टर से ही मजाक में डांट पड़वाने की सोची थी। उन लेडी ने तो मजाक में कहा था, पर डॉक्टर ने काफ़ी सीरियस टोन में वो बात बोली, और वो सुनकर सोचो उस नई माँ पर क्या असर पड़ा होगा। अरुणिमा की आंखों के सामने वो दृश्य थे। मेरा बच्चा भी मेरे पास था शरद। मैंने उस टाइम बस आंखें खोली ही थी और थोड़ा नॉर्मल होकर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया था बस। ऐसे में वो सुना मैंने। मेरे सामने तो हमारी सिचुएशन घूम गई थी। क्या हम भी कभी इस पायदान पर खड़े होने वाले थे? और कोई मना करता भी तो कितनी गारंटी के साथ? क्या कोई मुझसे वादा कर सकता था कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होगा? क्या मुझे भी एक दिन अपना पति बचाने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, अपने माँ बाप के घर जाकर रोना पीटना पड़ेगा? शरद के आंसू अब नहीं रुक रहे थे। वो उसे पूरी ताकत से पकड़े था, मानो अपने होने का अंदाजा करा रहा हो। फिर मैंने और ध्यान दिया। हमारी सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं थी। आपकी उम्र उतनी ज़्यादा भी नहीं थी। अभी तो ये सब छोड़ा जा सकता था। लोग तो काफ़ी बड़ी उम्र पर छोड़ते हैं। तो मैंने सोच लिया कि छुड़वा दूंगी। उससे पहले तो कभी भी मना लेते थे ना। प्लीज एक बार, प्लीज। यही तो आदत है जो थोड़ी बुरी है। ऐसी ही बातें करके मैं भी पसीज जाती थी, पर पीहू मेरी गोद में थी तो मैंने सोच लिया कि नहीं, अब नहीं। आपके खांसने पर जो डर मुझे लगता है वो पीहू को महसूस नहीं होने देना चाहती थी मैं। आखिर कुछ सालों में उसे भी पता चल ही जाएगा न कि उसके पाप का शरीर अंदर ही अंदर कितना कमज़ोर होता जा रहा है। वो अपनी आंखें पोंछती हुई बोली। मैंने सोचा अब तो कैसे भी छुड़वाना ही है। आप भी आए और मैंने शर्त रख दी कि सिगरेट छोड़ो तो बच्चा दूंगी, वरना नहीं। मुझे पता था वार्ड के सारे लोग देख रहे थे मुझे। घर वाले ऐसे देख रहे थे जैसे अचानक से ही क्या दौरा पड़ गया। इससे पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं किया था। बच्चा उसके बाप को ही नहीं पकड़ा रही थी मैं। पर मैंने भी ठान लिया, गुस्सा करो, छीडो या मिन्नतें करो, मैं नहीं मानूंगी। हम उसी हाल में उठकर खड़ी भी हो गई अपने घर जाने के लिए। वो हल्की सी आवाज़ में बोला। चली भी जाती मैं। बहुत डर गई थी मैं तब, बहुत ज़्यादा। पापा भी कह रहे थे कि बेकार के नाटक मत करो। ये बेकार के नाटक थे क्या? मैं जान गई थी कि खौफ किसे कहते हैं। मुझे आपको खोना नहीं है, और अपने बच्चों को इन सब की वजह से डरते हुए तो बिल्कुल नहीं देखना। आप तो समझते ही नहीं हैं। अरुणिमा की आवाज़ एक बार फिर थरथराने लगी थी। माफ़ कर दो। अरे ये मत करो, मुझे और भी बोलना है न। मुझे पता था कि कुछ बोलते नहीं हो, पर इतनी बड़ी बात के लिए तो मान ही जाओगे। आपकी खुद की शक्ल इस बात पर उतर गई थी। आपको पता नहीं होगा, पर आपका मन पढ़ लेती हूँ मैं देख रही थी कि चोट सही जगह पर हो रही है। सब मुझे कुछ न कुछ बोल रहे थे, पर आप आंखों से ही मिन्नतें करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे सब पता है और सब याद भी है। नाटक नौटंकियाँ मैंने ज़्यादा नहीं करी है। बेमतलब के फसाद मुझे भी पसंद नहीं, पर ये किसी भी हाल में बेमतलब का नहीं लग रहा था मुझे। इतने लोगों के सामने बेइज्जती मुझे भी लग रही थी। अपने ही घर वाले जो बुरा भला कह रहे थे, तो क्या मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी? मेरे अपने पापा धमकी दे रहे थे कि घर पर कदम मत रखना इतना तमाशा करने के बाद, पर मैंने एक नहीं सुनी। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें समझ सकती हूँ तो मेरे डर तुम भी समझ सकते होंगे। प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ी भी दिक्कत होती थी तो तुम टेंशन में आ जाते थे। मुझे लगा कि तुम मेरी टेंशन को समझते होंगे। पहले लगता था कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं। उस दिन उन लेडी को देखकर लगा कि धीरे धीरे तो घर लुटने की कगार पर आ जाएगा। उसका डर उसकी आवाज़ में साफ था। अरुणिमा, वो गहरी सांस लेकर बोला, हर दिन के बढ़ते खर्चों
और टेंशन के बीच आपको या अपने घर के किसी भी इंसान को सब जानते हुए भी उस बेपनाह दर्द और तकलीफ के रास्ते पर चलते हुए क्यों देखना चाहूंगी मैं। हाँ, सामने से अपने ये दर्द कहती तो बचकाने लगते आपको। मौत का डर नहीं होना चाहिए, मौत हमारे हाथ में नहीं है। ज्ञान की बातें ही बताते थे ना आप मुझे पहले भी। हर बार मैं चुप हो जाती थी, पर नहीं, मौत कब आनी है, कैसे आनी है, ये तो नहीं पता, पर आत्महत्या के रूप में न आए ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं ना हम। शरद के जहन में अपनी ही बात घूम रही थी। अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे बेपरवाही दिखाता था वो। अरुणिमा उसकी एक खांसी से विचलित हो उठती थी। कभी कभी तो उसकी इस हालत पर चिढ़ जाता था। अरे बच्चा था क्या शरद? पर नहीं, इस समय शरद को अपनी हर वो ज्ञानवान बात, अपनी हर वो बेपरवाही शर्मिंदा कर रही थी। हाँ, मृत्यु तो अटल सत्य है, पर आत्महत्या सबसे जघन्य अपराध। अरुणिमा फिर से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मेरे व्रत रखने का फायदा ही क्या, अगर मैं देखते हुए भी खतरे के रास्ते पर जाने से न रोक पाऊँ। ये सब मेरे दिमाग में उन चंद लम्हों में घूम चुका था शरद। मुझे अब और डर में नहीं जीना था। ऊपर से मेरी माँ कहती थी कि माँ के रहते बच्चे को कैसा डर। अपने बच्चों को डर से मुक्त नहीं कर पाई तो क्या फ़ायदा। पर उस दिन भी आप चुपचाप मुझे और पीहू को देख रहे थे। बेबस शक्ल बनाना कोई आपसे सीखे। मैं तो देखना ही नहीं चाहती थी आपकी तरफ। कभी मम्मी जी कुछ कहती, कभी दीदियाँ कुछ बोलती, पर आप कुछ कह ही नहीं रहे थे। आपकी तो थ्योरी है, एक्शन स्पीकर वेटर देन वर्ड्स। आपने अपने सिगरेट का पैकेट जेब से निकाला और वहाँ से डस्टबिन में फेंक दिया, फिर खड़े हो गए मेरे आगे हाथ फैलाकर। अरुणिमा उसे मानो एक एक चीज़, हर पहलू याद करा रही थी। हर बार वो उस कसम और उस दिन के बोझ तले दबता जाता। मुझे भी आपकी आंखों में जो दिख रहा था उसकी बदौलत आप पर भरोसा करने का मन हो गया। शायद अब इतनी बड़ी बात होने पर तो मुझे निराश नहीं करते आप। माफ़ कर दो अरुणिमा। पता नहीं, चुप चुप रहिए, सब पता है आपको। मुझे पता था कि छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, पर आपके बिहेवियर के बारे में भी जानती हूँ। बार बार एक ही सवाल करती तो चिल्लाने लगते, और जब भी पूछो कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपकी, कर से एक ही जवाब नहीं। मैं भी चुप रह जाती थी। दिमाग को जिस चीज़ की आदत हो वो न मिले तो दिमाग पर असर दिखना लाजमी है। जाने क्या हुआ, फिर चुप चुप से रहने लगे। मैं पूछती थी बार बार कि कोई टेंशन तो नहीं है, पर वही जवाब नहीं। तो जाने कितने सवाल खड़े होते थे मेरे मन में। क्लब में, घर में, हर जगह औरतें बात कर रही होती हैं कि काम के बारे में उनके पति ने ये बताया, वो बताया। मुझे लगता था मुझ में क्या कमी है जो मुझसे आप शेयर नहीं करते। नहीं तो शरद अचानक उसकी ओर देखने के लिए पलटा था। पाया कि देख तो बाहर रही थी, पर आंखें भरी हुई थी। अरुणिमा, सॉरी सॉरी बोलना काफ़ी आसान होता है शरद बाबू, खासकर उनसे जिनसे आप बार बार बोलते हैं। वो बेबसी से मुस्कुराकर बोली। एक दफ़े मेरी आंखें आधी रात को अचानक ही खुल गई आपके खांसने की आवाज़ से। तुम कमरे में तो नहीं थे। मैंने देखा बालकनी का दरवाज़ा खुला था। अंदर गई, खड़े होकर बाहर झाँकने की कोशिश करी तो पता है आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। आप बाहर धुएं के बीच लिपटे खड़े थे। उसने अपनी आंखें पोंछकर दोबारा शरद की ओर नज़र करी तो शरद की भी आंखें भीगी हुई थी। आपको समझ भी नहीं आया होगा कि वो ट्रॉमा क्या होता है। आपने तो शायद तब तक वो महसूस ही नहीं किया था। आप मुझसे कुछ बोलते नहीं थे, आप चुप चुप रहना ज़्यादा पसंद करते थे। सब पता था मुझे, और मैंने बहुत पहले से एक्सेप्ट भी किया हुआ था। पर मेरी एक सबसे ज़रूरी बात का मान नहीं रखा आपने। वो बात जो मैंने खुद से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए मांगी थी। उस रात आपके कमिटमेंट तक पर शक करने का मन हो गया था मेरा। बच्चे के नाम पर क्या वादा नहीं निभा सकते हो? अग्नि के फेरे लेकर दिए जाने वाले वचन तो कब ताक पर रख दिए जाएं, क्या पता। लगा कि कहीं
कोई और तो नहीं कि अब मेरी ज़रूरत ही न महसूस होती हो। नहीं, शरद एक बार फिर उसे कसकर पकड़ चुका था। अपनी लत के चक्कर में जाने कितने ही अजीबोगरीब शक उसके मन में वो पैदा कर चुका था। आई एम सॉरी अरुणिमा, माफ़ कर दो प्लीज़, अब ऐसा नहीं होगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। पता चल गया कि कुछ रिश्ते यदि टूटने के कगार पर पहुंचते होंगे तो कैसे। हाँ, बात करना ही बंद हो जाता होगा न। आप तो आकर मेरे पास लेट चुके थे, पर मैं पूरी रात कभी आपको और कभी पीहू को ही देखती रही। मुझे आपसे कुछ शिकायत करने का ही मन नहीं हो रहा था। अगले दिन आपके कामों पर ध्यान दिया तो देखा कि पहले जैसे ही तो हो, हर काम पहले जैसा ही। बस कुछ टेंशन ज़्यादा है, जाने किस बात की टेंशन है, ऑफिस की टेंशन है, जो भी हो। मुझे वो क्लब में बाकी औरतों की बातों से पता चला। ऐसी टेंशन सबके साथ है, पर वो शेयर कर देते हैं शरद। वो भीगी आंखों से कुछ मुस्कुराती हुई शरद की ओर देखकर बोली, वो गाना गाते हो ना आप। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो दो उंगलियां होठों पर लगाकर सिगरेट पीने के अंदाज में बोली, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। घर की रेलिंग से सटे खड़े थे। पीछे से आपके पापा ने आवाज़ लगाई कि हमारा लड़का गाता बड़ा अच्छा है, और साहब ने ये गाना शुरू किया। मेरे पापा तो वहीं फ्लैट हो गए थे। शरद उसकी ऐसी आवाज़ पर हल्का सा हंस दिया। आज जाने क्या क्या याद कर रही थी वो। मैं भी पागल, मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये आदमी अपनी फिक्र को बताने वालों में से नहीं, धुएं में उड़ाने वालों में से है। पर उस टाइम मुझे पता ही नहीं था अपनी सोच के बारे में। वो दोबारा बाहर की ओर देखती हुई बोली। शरद फिर से थोड़ा और मुस्कुरा दिया। ये हमेशा ऐसे ही कहती थी। सिगरेट अरुणिमा की सोच थी, कम से कम उसे होठों से लगाकर अपने तनाव तो भूल जाते हो। वो दबी सी आवाज़ में बोली, अरे यार, उस रात के बाद से जब भी आधी रात को उठते हो न, मुझे हमेशा पता चल जाता है। जब तक वापस आकर नहीं लेट जाते, जाने कितनी चिंताएं अंदर ही अंदर पचोटती रहती हैं। ऑफिस के लिए निकलते हो और जब तक घर नहीं आ जाते, जाने क्या क्या महसूस होता रहता है। मुझे ऐसे डर कर नहीं रहना है, अब नहीं करूँगा। वो हल्की सी आवाज़ में बोला। जाने कितनी बार मन हुआ कि सामने से कह दूं कि मुझे पता है कि सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, पर लगता कि बात जाने कहाँ से कहाँ तक बढ़ जाए। वैसे भी इंसान जब ज़्यादा टेंशन में हो तो उसे अपने किए का अंदाज़ा नहीं रहता। धुएं में अपनी फिक्रों को उड़ाते उड़ाते अपने लिए दूसरों की फिक्रें भी धुएं में उड़ा रहे हो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा अरुणिमा। वो उसकी ओर देखते हुए काफ़ी याचनात्मक ढंग से कह रहा था। अरुणिमा ने उसकी ओर देखा तो नीचे झुककर उसके सीने पर सर रख दिया। जीने के लिए ये धुआं का नशा नहीं, जीवन का नशा करो शरद बाबू। हर उस चीज़ को नकार दो जो आपके और आपके जीवन के बीच आती है। ये दोस्तों ने आदत पड़वा दी, बस यही एक बुरी आदत है। ये सब तो सिर्फ बहाने हैं। वो दोस्त जो कॉलेज स्कूल में छूट गए, उनकी लगाई लत को पूरी जिंदगी साथ रहने वाली पत्नी के लिए नहीं छोड़ सकते। मुझसे कुछ सीखो, मुझे तुम्हारे साथ जीने का नशा हो गया है। वो चीज़ मुझे सब खतरे में दिखाई देती है तो बहुत अजीब बेचैनी सी होती है। वही बेचैनी जो शायद आपको तलब लगने पर होती होगी। मुझे बेखौफ जीना है आपके साथ। अपने छोटे से घर में अकेलापन काफ़ी कष्टकारी होता है, और वो चीज़ मैं हमेशा तब महसूस करती हूँ जब आधी रात को वो जहर पीने के लिए मेरे पास से उठ जाते हो। बहुत डर लगता है मुझे अपने लिए, पीहू के लिए। आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं रहेगा, सबके ऊपर हम बोझ ही हो जाएंगे। तो अपनी हेल्थ से खिलवाड़ क्यों करते हो? हमारे साथ रहने का मन नहीं होता क्या? उसकी हल्की सिसकियों को वो महसूस कर सकता था। मैंने सोचा था कि ठीक है, जैसे को तैसा करेंगे। आप अपनी टेंशन नहीं बताते, मैं भी अपनी टेंशन नहीं बताऊंगी। घुटते रहो अकेले, मैं भी घुट लूँगी। नहीं, शरद उसका सर सहलाने लगा था।
पर आज आज तो हद ही हो गई। अब तक कम से कम पागलों वाली हरकतें तो नहीं करी थी न? क्या कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? वो आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डर लिए बैठी थी। ऐसे तो आपको कभी नहीं देखा था। आज क्या हो गया था आपको दिमाग पर? क्या कुछ आगे? पीहू ने फोन किया था। पीहू फोन कैसे करेगी? वो इस बार सर उठाकर उसकी ओर देखते हुए बोली। चेहरा जरा भीगा हुआ था। अरे देखो न, शरद तुरंत अपनी जेब टटोलने लगा। मैं ऑफिस में था, तुम्हारे नंबर से फोन आया, मुझे लगा कि तुमने ही किया होगा, पर उधर से पीहू की आवाज आई, फिर लगा तुमने मिला दिया होगा, लेकिन ये देखो शरद ने अपनी कॉल हिस्ट्री आगे कर दी। उसमें अरुणिमा के नंबर से कॉल था। अरुणिमा भी हैरानी से देखा, वो तो लैंडलाइन की आवाज सुनकर ही बाहर निकली थी और आज तो उसने शरद को फोन भी नहीं किया था। पर और फिर बोली, सिगरेट पीना सीख लिया है। फिर खांसने लगी तो मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए। कल सिगरेट पीने के बाद नींद आ गई थी मुझे। इतने अच्छे से याद भी नहीं था कि ठीक से ड्रॉर बंद की भी है या नहीं। उसी में लाइटर और सिगरेट दोनों होते हैं। तो मैं और डर गया। टीवी की आवाज भी बहुत तेज थी। पीहू खांसे जा रही थी। पर आपकी ड्रॉर तो लगी हुई है। मैंने हर रोज की तरह आज भी टेबल झाड़ी तो वो बंद ही थी। निमा टेबल की ओर देखते हुए बोली। शरद के भी चेहरे पर हैरानी थी। वो बार बार मानो उस घटनाक्रम को याद करने की कोशिश करता। अरुणिमा ने उसके चेहरे की ओर देखा और फिर से चिंतित हो उठी। आप ठीक तो हैं न? डॉक्टर के पास? अरे तो ये फोन कॉल भी झूठा है क्या? भ्रम है मेरा, वो कुछ झुंझलाता हुआ बोला। उसने नजर अरुणिमा पर से हटाई। खिड़की से बाहर बैठी चिड़ियों से बात करने की कोशिश करती पीहू पर नजर पड़ी। अभी देखो पीहू पीहू भी पीछे पलटी। सच सच बताना, तुमने सिगरेट पी थी? उसने काफी संयमती लहजे में पूछा। पर पीहू भी एक बार में ही झटके से बोली, हाँ हाँ पी है। वो उत्साहित थी। अब शरद ने एक नजर अरुणिमा पर डाली, जिसकी बाहों में बल आ चुका था। वो उठ बैठा। मैं कह रहा हूँ ने कि इसे डॉक्टर देखो ऐसे। दोनों ने एक बार फिर पीहू को देखो, ऐसे भी। उसने खिड़की के काफी करीब मुंह लगाया और गहरी सी सांस ली। फिर दोनों की ओर मुंह करके 2 उंगलियां अपने मुंह पर लगाई और सांस छोड़ी तो मुंह से धुआं निकल पड़ा। देखा वो एक बार फिर जोर से खांस पड़ी थी। शायद इस सर्द मौसम की बर्फीली हवा को मुंह से खींचने पर उसका गला सूख गया। वो आगे कुछ बोलने लायक ही न रही। पर उसकी ये हालत देख अरुणिमा और शरद के मुंह खुले के खुले रह गए थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से पीहू की ओर। मस्त है ना? वो दोबारा वैसे ही करने लगी। इधर शरद और अरुणिमा उसकी चहचहाती आवाज पर अंततः जोर से हंसी पड़ी। ये वाला सिगरेट तो हर इंसान ने पिया होता है, इस पर ध्यान कैसे न गया। आओ साथ में सिगरेट पिएंगे। वो अपना हाथ आगे करके दोनों को बुलाने लगी तो दोनों उसकी ओर बढ़ गई। अरुणिमा ने पर्दा और थोड़ा पीछे कर दिया था। अब मुंह ऐसे करो और लंबी छाछ लो। दोनों ने सर हिलाकर वैसे ही किया। अब ऐसे करो और मुंह पर लगाओ। वो उंगलियां मुंह पर लगाकर बोले तो अरुणिमा और शरद ने हंसते हुए ये बात भी मान ली। अब धीरे धीरे सांस छोड़ो, धीरे धीरे। वो भी दोनों के साथ कर रही थी। इस बार तीनों के ही मुंह से भाप निकली थी और उसके साथ ही ठहाके भी। अरुणिमा ने पीहू को पकड़कर खुद से चिपका लिया। हमारा मटुका तो बहुत बला हो गया, पर सिगरेट पीना बुरी बात होती है। तुम्हें किसने सिखाया? आरव भैया ने, और बेटा फोन मिलाना भी सीख गया। शरद उसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, हाँ हमने मिलाया था। फोन कहाँ है? अरुणिमा उसे आगे करते हुए बोली, बालकनी में। अरे जाओ लेकर आओ। वो तुरंत बोली, पापा माँ। पीहू मुंह बनाकर बोली, आओ हम चलते हैं तुम्हारे साथ। शरद उठने को हुआ तो अरुणिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। शांत नहीं बैठा जा रहा है अब, फोन लेकर आओ। वो पीहू से सख्त आवाज में बोली।
पीहू अपने तरीके से उल्टी होकर उतरी और बाहर चली गई। शरद पीछे दीवार से टिका हुआ अब खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। इतने में उसके चेहरे के करीब उसे कुछ गर्म महसूस हुआ तो पाया कि चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट लिए अरुणिमा अपने मुंह से भाप छोड़ रही थी। आज जाने कितने दिनों बाद उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहा था वो, शायद महीनों बाद। आज महीनों बाद चिंता मुक्त थी वो। आखिरी बार ऐसे पीहू के समय ही देखा था जब उसके साथ बैठकर वो अपने में ही मुस्कुराई जा रही थी। उसके चेहरे पर झूलते बालों पर भी आज कितने दिनों बाद नजर गई थी। अपनी चिंताओं और उन्हें निस्तोनाबूद करने के लिए धुएं का इस्तेमाल करते करते वो अपने इस नशे को कितना नजरअंदाज कर रहा था। शरद अब जान चुका था और इसके लिए शर्मिंदा भी था। वो धीमे अपनी जगह से उठा और जाकर ड्रॉर से चाबी निकाली, फिर दूसरी ड्रॉर खोलकर सिगरेट के डब्बे को खोलकर उसकी बची हुई सिगरेटों को मरोड़कर डस्टबिन में फेंकने लगा। तुम सही हो अरुणिमा, जीने के लिए नशा करने की जगह जीने का नशा हो तो ज्यादा कामगार है। जिंदगी का नशा हो तो चिंताओं को धुएं में उड़ाना आ ही जाता है। आज वो छोटी सी बच्ची दोबारा उस ठंड वाले धुएं से रूबरू करवा गई जिसका मजा इस जानलेवा धुएं की धुंध में गुम ही हो चुका है। मैं भूल गया था कि अगर तुम सबकी सलामती चाहता हूँ तो खुद को भी तो सलामत रखना होगा। मुझे भी तुम दोनों के साथ रहना है अरुणिमा। आज जो डर तुम्हें मेरी आंखों में दिखा होगा वो डर तुम्हारी आंखों में कई बार देखने के बाद भी उसे समझ पाने में नाकामयाब था मैं। मेरे घर में ये आदत किसी को नहीं है, मुझे इस डर की आदत ही नहीं है। पर अब ये जान गया हूँ कि इंसान किसी मोड़ पर बेबस हो जाता है, वहाँ सबसे लाचार हो जाता है। आज उन कुछ पलों में वो बेबसी मैंने जी ली। आई एम सॉरी अरुणिमा। वो अरुणिमा की ओर नजर करके बोला, रियली सॉरी। उस ओर से अरुणिमा खिड़की से आने वाले उजाले में साफ दिख रही थी और शरद कुछ अंधेरे में था। आज मौसम ज्यादा सर्द था, धूप नहीं निकली थी। वेरी गुड शरद बाबू, आप अब भी ज्यादा पागल नहीं हुए हैं। वो भरी हुई आंखों से खिलकर मुस्कुराते हुए बोली। शरद ने भी सर हिलाया और हाथ धोने बढ़ गया। मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज तो ये सब सस्ते में निपट गया, पर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। क्या पता यदि असलियत में डोर खुली रह जाती तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। आखिर बच्चों को टीवी देखने से कब तक रोका जा सकता है। सिगरेट सही तरीके से पीना भी शायद किसी दिन सीख ही ले, और ये वाला तरीका भी तो वो बाहर से ही सीख कर आई थी। हाथ धोकर जब तक आया, पीहू वापस आकर बिस्तर पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। शरद ने हाथ लगाकर उसे ऊपर चढ़ा दिया। पीहू ने भी फोन तुरंत अपनी माँ की ओर कर दिया। फोन कैसे मिला लिया? अरुणिमा ने पीहू से पूछा। शरद भी उन दोनों के करीब ही पहुंचकर सबके ऊपर रजाई करके पीछे सट चुका था। पता नहीं ऐसे ही लग गया जादू। फिर उधर से पापा बोल दिए, फोन से खेलते हुए शायद इमरजेंसी नंबर डायल हो गया था। अरुणिमा भी अब पीछे सटकर बैठ चुकी थी। शरद का हाथ उसके पीछे था। वो तो बात करने में व्यस्त थी, पर इधर शरद का हाथ ठीक करने के चक्कर में उसकी कमर पर फिर गया। आखिर वो अभी हाथ धोकर आया था और अरुणिमा का कार्डिगन भी आगे से खुला हुआ ही था। मम्मा, वो जोर से चिल्लाई और शरद का हाथ पीछे से हटाने लगी। ये क्या है? गलती से हो गया। वो जरा मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में ही बोला। गलतियां ज्यादा ही नहीं हो रही हैं, माफ कर दो। वो दोबारा कुछ नीचे खिसकता हुआ उसकी कमर पर हाथ लपेटकर सीधा ही लेट गया। लो अपनी माफी। अरुणिमा ने पीहू को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अगले ही पल पीहू शरद के ऊपर चढ़ने लगी। 2 दिन परतों में स्वेटर से लदी पीहू सीधी उसकी छाती पर चढ़ने लगी तो अब अरुणिमा ही बोल पड़ी। अरे लगेगी नहीं उन्हें। नहीं, आरव भैया बोले तेले पापा आइलैंड मैन है। वो राउंड पर थे तो उनको कितनी जोर से फुटबॉल लगी, तब भी वो दांत कर नहीं गए। हंस दिए। वो अब शरद के ऊपर लेट चुकी थी और शरद उस पर हाथ फेर रहा था। शरद ने बोहे उचकाकर
अरुणिमा को देखा तो उसने सर हिलाते हुए ठंडी सांस छोड़ी। आए बड़े आयरन मैन, कहते हुए वो उतरने के लिए आगे खिसकने लगी, पर अचानक पीछे मुड़कर झापुन छक्कर खांस दी। अच्छा, शरद उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा पाता, तब तक दूर हो गई थी। खाना खा लो चलकर, टाइम हो गया, आज यही खा लेते हैं, शरद ने भी तुरंत कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, खाना खाने की तहजीब शरद बाबू आपको बिल्कुल नहीं है। और ऐसा आप किस बिना पर कह सकती हैं देवी जी? बिना वो ये कि इंसान को सबसे ज्यादा तहजीबदार रिश्ता ढूंढते समय ही दिखता जाता है, और आपने तो पहले दिन ही समोसा इतना मन लगाकर खाया कि शर्ट पे चटनी से शारोबार थी। सुनकर शरद खिलखिलाकर हंस पड़ा। इधर अरुणिमा अपनी हंसी छिपाते हुए बाहर निकल रही थी। आज वो भी जाने कितने दिनों बाद शरद को ऐसे हंसते हुए देख रही थी। आपस में हंसना तो जाने कब से नहीं हुआ था। ये धुआं जाने क्या क्या छीनता। अब तुम्हें क्या पता कि सारोबार थी या जानबूझकर करी जा रही थी। ससुरजी जरा अधिक बुद्धिमान लगे थे तो हमें लगा अपनी लड़की को भेज देंगे साफ करवाने। उन्होंने वैसा किया, मिशन कंप्लीट। अरुणिमा उसे तिरछी नजर से देखती हुई बाहर निकल गई थी। इधर पीहू को शरद की पॉकेट में पड़ा फोन मिल गया था, जिसके पीछे उंगली लगवाकर उसने खोल भी लिया था। अभी वो शरद के ऊपर उल्टी पड़ी वही चला रही थी। शरद ने उसके हाथ से फोन लिया तो पापा बस दे रहे हैं, चिल्लाने मत लगा करो। उसने कुछ ही पलों में अपना पसंदीदा गाना उस पर शुरू कर दिया था। फोन दोबारा पीहू के हाथ में था और शरद की उंगलियां पीहू की पीठ पर थिरक रही थी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मैं जिंदगी जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खा गया मैं उसको भूलता चला गया। मैं जिंदगी गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां मैं दिल को उस मुकाम से लाता चला गया। मैं जिंदगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।